आज पूर्वी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में RSR से कहा कि आप सच में मुझे मेरी फैमिली से मिलवाने वाले हो? आप कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? पूर्वी की बात सुनकर RSR का मन तो हुआ कि वो फिर से पूर्वी को अपने गले लगा ले, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि वह पूर्वी को सरप्राइज देना चाहता था, जिसने आज तक अपनी फैमिली की किसी भी मेंबर को कोई दुख नहीं होने दिया। उसकी खुद की छोटी बहन इतने सालों से ऐसी लाइफ जी रही थी। इस बात का उसे बहुत दुख था। RSR ने पूर्वी से कहा, RSR कभी भी कोई मजाक नहीं करता और मैं तुम्हें 100% तुम्हारी फैमिली के पास तुम्हें लेकर चलूंगा। चलो अब चलते हैं। RSR अपने मन में ही सोच रहा था कि कहां आज जो दृष्टि को उसके नाना जी से मिलवाने वाला था और कहां आज उसे ही उसकी छोटी बहन मिल गई। जिस पिता को वो गलत समझ रहा था वो तो सच में ही उसके आइडियल निकले। उसका दिल कभी इस बात को मानता ही नहीं था कि उसके पिताजी ऐसे उसकी फैमिली को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने अपनी एक बच्ची को बचाने के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया। शाह मैंशन में मनीष शाह और उसके बेटे को काफी टाइम हो गया था RSR का इंतजार करते हुए। तभी मनीष शाह का फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो उस पर विक्रम की कॉल थी। विक्रम ने कहा, मिस्टर मनीष, आज बॉस एक अर्जेंट में बिजी है। जैसे ही उनका शेड्यूल फ्री होता है तो मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। इतना कहकर विक्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मनीष शाह को बहुत दुख हुआ कि उसकी डील आज नहीं हो पाई। उसने जितेंद्र को सारी बात बताई और फिर वो दोनों घर से अपने ऑफिस के लिए निकल गए। हॉस्पिटल के ICU में अभी भी मिस्टर प्रवेश की कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा था। उन्हें कुछ मेडिसिन भी दे दी गई थी। अब कुछ उनके होश में आने के बाद ही कहा जा सकता था। अब उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था। जब उनको हॉस्पिटल में लाया गया था तो उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था, जो अब मेडिसिन की वजह से कंट्रोल में आ गया था। डॉक्टर RK काफी देर से डॉक्टर अनीता को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि जब से RSR उस पेशेंट को लेकर आया है तभी से अनीता के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। वो पेशेंट भी देखने में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर डॉक्टर RK को याद नहीं आ रहा था कि उसने उस पेशेंट को कहां पर देखा है। बाहर आते ही डॉक्टर RK ने डॉक्टर अनीता से कहा कि ये आदमी कौन थे और इन्हें देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बाहर अभी आरव और आदित्य ही थे। उन्हें तो पता था कि अनीता दीदी की आंखों में आंसू क्यों थे। डॉक्टर अवनी भी बाहर आ गई थी। डॉक्टर अनीता ने डॉक्टर RK को गले लगाते हुए कहा कि वो आदमी मेरे पापा है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर अवनी भी यह सुनकर शॉक हो गई थी। उस आदमी के फटे से कपड़े देखकर साफ पता लग रहा था कि वो किसी गरीब फैमिली से हैं। डॉक्टर RK और डॉक्टर अवनी दोनों उसको देखकर ये नहीं सोच सकते थे कि वह डॉक्टर अनीता के पिताजी है। डॉक्टर RK को भी उसके पिता के बारे में सारी बातें पता थीं, पर कभी भी आज तक उन्होंने उसकी फोटो तक नहीं देखी थी, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। पर जैसे ही डॉक्टर अनीता ने उसे अपने पिताजी के बारे में बताया तो उन्हें एकदम से याद आ गया कि उनका फेस तो शिवम से काफी मिलता जुलता है। और अब जाकर डॉक्टर RK को समझ में आया था कि उसे उनका फेस जाना पहचाना क्यों लग रहा था। अभी वो एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर RSR और दृष्टि के साथ आते हुए लड़की पर गई, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो गए थे। डॉक्टर RK और डॉक्टर अनीता को देखने में वो लड़की बिल्कुल ऐसे लगी जैसे कि शिवम की ट्विन सिस्टर हो। बिल्कुल ऐसे ही नयन नक्श। वो लड़की सुंदरता में कहीं से भी शिवम से एक कदम भी पीछे नहीं थी। उसे देखकर तो डॉक्टर RK और डॉक्टर अनीता के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। उसने वहां पर आते ही अपनी पापा की तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टर अनीता तो कुछ बोल ही नहीं पाई। डॉक्टर RK ने कहा, अब उनकी तबीयत पहले से बेटर है और डॉक्टर समीर बत्रा अंदर ही है। वो अभी उन्हीं की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पिताजी को देख सकती है। इतना सुनते ही पूर्वी जल्दी ICU के अंदर चली गई। तभी डॉक्टर अनीता ने RSR दृष्टि आरव सभी से कहा, तुम अभी मेरे साथ कैबिन में चलो, मुझे तुम सभी से कुछ बातें करनी है। अनीता ने आसार का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने साथ चली गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे पीछे सभी चले गए। डॉक्टर अवनी तो यही देखकर हैरान थी कि जिस RSR के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, वो इतने आराम से डॉक्टर अनीता की बात कैसे मान लेता है। आखिर डॉक्टर अनीता से उनका रिश्ता क्या है? वो भी इसी बारे में सोचते हुए अपने कैबिन में चली गई।
डॉक्टर अनीता ने डॉक्टर आरके के कैबिन में जाकर उन सभी से पूछा कि ये सब चल क्या रहा है और वो लड़की कौन है, क्या ये लड़की हमारी सौतेली बहन है और तुम उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए। ये सब कहते हुए डॉक्टर अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आरएसआर ने डॉक्टर अनीता को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा कि तुम उन्हें मेरे सामने लेकर क्यों आए। तुम्हें पता है ना पापा, उसी लड़की और उसकी माँ की वजह से हमें छोड़कर गए थे और इन दोनों की वजह से हमारी मोम की क्या हालत हो गई थी। मैं इन लोगों को एक सेकंड भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी आज तुमने उन दोनों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर अनीता को रोते हुए देखकर सब दुखी हो गए थे। आरएसआर ने उससे कहा कि दी, जब तक आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगी तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा कि आखिर बात क्या थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। डॉक्टर अनीता ने रोते हुए कहा, अच्छा बता क्या बात है, जरा मैं भी तो सुनूं कि तू कहना क्या चाहता है। आरएसआर ने कहा, दीदी वो बच्ची 15 साल की उम्र में ही घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर काम करने लगी थी क्योंकि उसके पापा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे और आपको पता है उसने एक एक पैसा जोड़कर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने की टिकट बुक की थी। वो यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली को तलाश करने के लिए आई थी। डॉक्टर अनीता ने कहा, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना। दीदी, अगर आपको जानना है कि मैं उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया हूँ तो आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। आरएसआर ने उन्हें आगे बताया कि उस छोटी सी लड़की को उसकी फैमिली तो मिली नहीं, पर इंडिया आकर उसके पापा की मेंटल कंडीशन में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगा। लेकिन 1 साल पहले उस लड़की के पापा का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मेंटली कंडीशन और बिगड़ गई। वो लड़की इसी शहर के छोटे से मॉल में एक सेल्स गर्ल की जॉब करती है। अपने पापा की वजह से वो कॉलेज भी रेगुलर नहीं जा पा रही थी, तो उसे पिछले महीने कॉलेज से भी रस्टिकेट कर दिया गया। उनका विला भी उनसे छीन लिया गया और जिस लड़की ने अपने पापा के लिए इतनी परेशानी उठाई वो भी अब उसे नहीं पहचानते। ये सुनकर सभी को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगा। दृष्टि को पहले ही सब पता था। अनीता को भी उस बच्ची की हालत पर बहुत तरस आया। आरएसआर ने कहा, पता है दीदी, उसकी माँ का नाम क्या है। अनीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं जानना उसकी माँ के बारे में। आरएसआर ने कहा, अगर दृष्टि मुझे कंट्रोल करने को नहीं कहती तो मैं भी आज शायद उसकी पूरी बात नहीं सुन पाता। उसने बताया कि जब वो पैदा हुई थी तो उसे किसी ने हॉस्पिटल से उठा लिया था। आपको याद है, आपने मुझे बताया था कि हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है और हम उस दिन कितने खुश थे। आरएसआर की बात सुनकर डॉक्टर अनीता का दिल घबराने लगा था। उस कुछ अंदाजा तो हो रहा था कि आखिर ये बातें किस और इशारा कर रही हैं। आरएसआर ने आगे कहा, हमें पता चला कि वो एक बच्ची थी जो मोम के पेट से ही मरी हुई पैदा हुई थी। ये लड़की जिसे अभी आपने देखा वो ही बच्ची है। इतना सुनकर दृष्टि को छोड़कर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आखिर अनीता को उस लड़की का सच जानकर कैसा फील हुआ होगा। क्या डॉक्टर अनीता पूर्वी को अपनी छोटी बहन को एक्सेप्ट कर पाएगी? आखिर क्या होगा जब शिवम को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चलेगा और वो कौन थे जो नहीं चाहते थे कि मिस्टर प्रवेश अपनी फैमिली से मिले? क्या दृष्टि अपने नाना अनंत शाह से मिल पाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2, जो मोम के पेट से ही मरी हुई पैदा हुई थी। ये लड़की जिसे अभी आपने देखा वो ही बच्ची है। इतना सुनकर दृष्टि को छोड़कर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये सुनकर अनीता तो जमीन पर ही बैठ गई। उसका दिल पहले ही इस बात से घबरा रहा था कि कहीं ये बच्ची वही तो नहीं है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वहां पर खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई थीं। रुद्र ने कहा, क्या दीदी अब भी आप उस लड़की से नफरत करती है? अनीता ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया। रुद्र ने अपने पापा की सच्चाई भी सभी को बता दी थी। दृष्टि ने अनीता को संभाला। उसने कहा कि दीदी, ये तो खुशी की बात है कि इस घर की छोटी बेटी हमें मिल गई और आप फिर भी रोए जा रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने टाइम से आप पापा को गलत समझती थी। उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दीदी, ऐसे पापा के लिए तो हमें उन पर प्राउड फील करना चाहिए। अनीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस बच्ची की इतनी बड़ी फैमिली है उसे फिर भी अपने 20 साल ऐसे बिना परिवार के बिताने पड़े। अब मैं उसे एक पल भी अकेला नहीं रहने दूंगी। तुम सभी ने देखा वो बिल्कुल हमारे शिवम पर गई है। क्या आज तक उसे किसी ने भी शिवम से कंपेयर नहीं किया? रुद्र ने कहा,
दीदी, अभी मैंने उससे इतनी बात नहीं की है, आप उसे अभी कुछ मत बताना। आप सबसे पहले मॉम को जाकर इस बारे में बताओ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है मॉम को इस बारे में कुछ भी कहने की। अनीता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और आरके दोनों घर जा रहे हैं, हमें घर जाकर कुछ तैयारियां भी तो करनी है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और सभी वापस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। आरव आदित्य से कहता है, यार वो कितनी क्यूट है, और कहां वो बेवकूफ गधा। आरव ने कहा, अपनी इस डॉल को मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। आरएसआर उन दोनों की बात सुनकर हंस रहा था। पूर्वी जैसे ही आईसीयू से बाहर निकली तो वहां पर कोई नहीं था। वो बच्ची तो यही सोचकर डर गई थी कि वो इस हॉस्पिटल का बिलिंग अमाउंट कैसे पे करेगी, ये सभी लोग कहां पर चले गए। और मिस्टर आरएसआर ने तो मुझसे कहा था कि आज वो मुझे मेरी फैमिली से मिलाएंगे। वो फिर से डर गई थी। अभी उसे अपने पापा को देखकर कुछ राहत मिली थी, पर उसे लग रहा था कि वो दोबारा एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो सोच रही थी कि ये हॉस्पिटल के लोग तो उसे छोड़ेंगे नहीं, आज तो उसका जेल जाना तय है। ये सोचते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे थे। तभी उसे सामने से सभी लोग आते हुए दिखाई दिए। दृष्टि की नजर रोते हुई पूर्वी पर गई। वो जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? पूर्वी बोली, कुछ नहीं, मुझे लगा कि आप सभी यहाँ से चले गए। बुद्धू लड़की, तुमने सोचा कि अब हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? दृष्टि की बात सुनकर पूर्वी की आंखें बड़ी हो गईं। दृष्टि ने उससे कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम इस वक्त किस टेंशन में हो, और अब तुम अपने पापा की टेंशन लेना छोड़ दो। पूर्वी दृष्टि को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आया हो कि दृष्टि कहना क्या चाहती है। दृष्टि ने कहा, अरे आज शाम को तुम अपनी फैमिली के पास पहुंच जाओगी, उसके बाद तो तुम्हारे सिर से तुम्हारे पापा की टेंशन खत्म हो जाएगी ना। पूर्वी ने दृष्टि से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मुझे अपनाएगी, पर फिर भी मैं एक बार तो उन्हें देखना चाहती हूँ। पापा कहते थे कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर वो लोग तो यही सोचते होंगे कि मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे यह सोचकर ही डर लग रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगी। आरएसआर का मन तो कर रहा था कि वो अभी अपनी उस क्यूट सिस्टर को गले लगा ले और उससे कहे कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, पर वो आज पूर्वी के चेहरे पर वो स्माइल देखना चाहता था जो उसके चेहरे पर होनी चाहिए थी। शाम का वक्त हो गया था। मिस्टर प्रवेश को भी होश आ गया था। उनकी देख रेख के लिए आरएसआर ने 6 गार्ड्स अपॉइंट कर दिए थे। वो सभी हॉस्पिटल से निकल गए थे। पूर्वी को आरएसआर ने अपनी कार में ही चलने के लिए कहा। वो आगे की तरफ बैठ गई थी। पूर्वी आज तक ऐसी कार में नहीं बैठी थी। वो तो ये सोचकर डर रही थी कि कहीं ये कार उसके बैठने से गंदी ना हो जाए। दृष्टि इस बार भी उसकी परेशानी समझ गई थी। उसने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बैठने से इस कार की शीट्स गंदी नहीं होने वाली। तुम आराम से बैठ सकती हो। उसके बाद दृष्टि ने भी कार में बैठते ही अपना मास्क हटा लिया था। पूर्वी ने जब दृष्टि को बिना मास्क के देखा तो वह हैरान रह गई थी। पूर्वी ने उसको कॉम्प्लीमेंट दे ही दिया। पूर्वी ने कहा, आप तो काफी ब्यूटीफुल हो। मुझे नहीं पता था कि आपकी एज भी मेरे बराबर है। ये सुनकर आरएसआर को खांसी उठ गई। दृष्टि ने आरएसआर को घूर कर देखा। इस वक्त आरएसआर के फेस पर स्माइल थी। दृष्टि ने पूर्वी से कहा कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। आरएसआर दृष्टि को ऐसे देख रहा था जैसे कि कह रहा हो, क्या कहा तुमने, सिर्फ थोड़ी ही बड़ी हूँ? दृष्टि ने अपना मुंह बनाते हुए आरएसआर से कहा, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं वाइफी, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। वैसे तो पूर्वी ने अंदाजा लगा लिया था कि ये जरूर मिस्टर आरएसआर की गर्लफ्रेंड है, पर उसे ये नहीं पता था कि वह आरएसआर की वाइफ निकलेगी। पूर्वी तो मन ही मन सोच रही थी कि आरएसआर ने मेरी उम्र की लड़की से शादी की है। ये सोचने के बाद उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो भी आरएसआर को अपनी तिरछी निगाहों से देखने लगी थी। आरएसआर समझ गया था कि पूर्वी को गलतफहमी हो गई है। उसने सफाई देते हुए कहा, दृष्टि की उम्र तुम्हारे बराबर नहीं है। वो इस वर्ष 30 ईयर की हो जाएगी। ये सुनकर पूर्वी भी हैरान हो गई थी कि ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी लग रही थी और इनकी उम्र तो मुझसे भी 10 साल बड़ी है। और वो आरएसआर को गलत समझ रही थी। दृष्टि ने आरएसआर के चेस्ट पर अपना मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें मुझसे परेशानी क्या है? आरएसआर ने दृष्टि से कहा कि पूर्वी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मैंने एक बच्ची से शादी कर ली हो। क्या मैं उन रईसों की तरह दिखता हूँ जो 18 साल की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं? दृष्टि ने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या मैं अभी भी बच्ची नहीं लगती?
RSR ने कहा, तुम तो मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी। उनकी बात सुनकर पूर्वी भी शर्मा गई थी। दृष्टि ने कहा, छोड़ो ये सब बातें, ये छोटी सी बच्ची देखो कैसे शर्मा रही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। RSR ने कहा कि भूल गई तुम नायरा की बातें। इस उम्र में सभी को सही गलत के बारे में पता होना चाहिए। दृष्टि ने कहा, उसे सब पता है, अब ये बातें छोड़ो और किसी अच्छी सी जगह पर कार रोको, मुझे पूर्वी के लिए ड्रेस लेनी है। पूर्वी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूं। मैं अपनी फैमिली के सामने कोई दिखावा नहीं करना चाहती। अगर वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो इससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। दृष्टि और RSR को नहीं पता था कि पूर्वी इतनी गहराई से भी सोच सकती है। वो समझ गए थे कि वक्त ने इस बच्ची को टाइम से पहले मैच्योर कर दिया है। उसका बचपना वक्त ने पहले ही उससे दूर कर दिया है। वो अभी रास्ते में ही थे कि पूर्वी ने कॉलेज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज आदित्य शर्मा के राइवल मिस्टर अमरीश वर्मा का था। उस कॉलेज को देखकर RSR के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनीता ने रेखा जी को सारी बातें बता दी थी। उन्हें हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। आज उन्हें पता चला ऐसा क्यों था। आज पूरे मेंशन को सजाया गया था। ये सभी तैयारियां विक्रम ने 4 घंटों में ही पूरी कर दी थी। सभी फैमिलियों को इनवाइट कर दिया गया था। सभी को इंतजार था तो बस उनके घर की सबसे छोटी बेटी के आने का। रोहन देव नक्श सभी घर पर ही थे। सभी लोग आ गए थे। पूरे मेंशन की लाइट्स बंद कर दी गई थी। गार्ड ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मिस्टर RSR की कारमेन डोर पर आ चुकी है। आज रेखा जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसा होगा पूर्वी के लिए पूरी फैमिली का सरप्राइज, कैसा रिएक्शन होगा पूर्वी का जब वो अपनी फैमिली से मिलेगी। जब पूर्वी को पता चलेगा कि RSR ही उसका रुद्र भाई है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या दादाजी अपने बेटे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। कहीं इस पूरी फैमिली पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel Novel Writer or give likes and comments on my story Billionaire CEO Secret Wife Season 2। RSR की लग्जरी कार मैंसन के मेन डोर से होते हुए अंदर जा रही थी। पूर्वी की नजर तो बाहर के इतने बड़े गार्डन पर थी। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े गार्ड्स देखकर हैरान थी। वो सोच रही थी कि आखिर वह किसके घर में जा रही है, क्योंकि उसे पता था कि पापा ने जाने से पहले पूरी फैमिली को बैंक करप्ट कर दिया था। तो फिर इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि उसकी फैमिली इतनी रिच हो सकती है। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थीं कि इतने में गाड़ी RSR मैंसन के फ्रंट डोर के सामने आकर रुकी। उसके बाद सभी गाड़ी से उतरने लगे, पर पूर्वी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे पता ही नहीं चला कि गाड़ी RSR मैंशन के आगे आकर रुक चुकी है और उसे अब उतरना है। दृष्टि ने उतरकर फ्रंट डोर पर अपने एक हैंड से नॉक किया। उस आवाज को सुनकर पूर्वी अपने होश में आई। दृष्टि ने कहा, इतनी जल्दबाजी किस लिए, तुम आराम से कार से उतरो। पूर्वी ने कार से उतरते ही कहा कि आप तो मुझे मेरी फैमिली के पास ले जाने वाले थे, ये आप मुझे कहां पर ले आए। अगर उसने पहले RSR का नाम नहीं सुना होता तो वह किसी अनजान के साथ आने के लिए कभी नहीं मानती। दृष्टि ने कहा, थोड़ा इंतजार तो करो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में भी पता लग जाएगा। पूर्वी ने दृष्टि से कहा, यहाँ की सभी लाइट्स ऑफ क्यों हैं? दृष्टि समझ रही थी कि वह बच्ची डर रही है। दृष्टि ने कहा, तुम मेरा हाथ पकड़ कर रखो, हम कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने वाले हैं। तभी वहां पर आदित्य और आरव की कार भी आ जाती है। दृष्टि ने उसे अंदर चलने के लिए कहा। उसके बाद वो सभी दृष्टि और पूर्वी के साथ अंदर चले गए। अंदर मैंसन में बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिससे पूर्वी और ज्यादा डर गई और डर की वजह से उसने दृष्टि का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वे सभी अंधेरे में हॉल के सेंटर में पहुंचे तो वह विला लाइट्स की चमक से जगमगा उठा। उस पूरे मैंसन को डेकोरेट किया गया था। इतना खूबसूरत विला आज तक पूर्वी ने नहीं देखा था। वो ये सब देखती भी कैसे? उसने तो खुद ही मिडिल क्लास लाइफ जी थी और मिडिल क्लास फैमिली ऐसे लग्जरी मैंसन की सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती है। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहां पर जोरों से तालियों की आवाज सुनाई देने लगी। जो लोग इतनी देर से उनके इंतजार में छिपे हुए थे वो सभी तालियां बजाते हुए बाहर निकलने लगे। पूर्वी ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी चल रही है और वह यहाँ पर गलत टाइम पर आई है। दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट लैब में रिवांश अपने पिता से कहता है, पापा
मुझे डेविल गैंग के आदमियों के बारे में पता चला गया। पापा, हमें कुछ आदमियों की हड्डियां बरामद हुई है जिन्हें देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये लोग जंगलों में शिकार करने गए थे, पर इनके साथ उल्टा हो गया। किसी ने शिकारियों का ही शिकार कर दिया था। उसके पिता संजीत रॉय ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोगों का शिकार भला कौन कर सकता है? संजीत रॉय ने अपने बेटे से कहा कि वैसे तुम्हें इन लोगों की डेड बॉडी कहां पर मिली है? संजीत रॉय ने कहा, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने पर तुम गलती से इस मैटर में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए थे? रिवांश ने कहा, पिताजी, मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। मुझे अपने आदमियों से पता चला कि डेविल का बड़ा भाई पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और उसे जितने भी प्रूफ मिले थे वो सभी में दिल्ली के बाहर वाले फॉरेस्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। जब उन्होंने उस फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें कुछ हड्डियों के ढांचे मिले जिनके डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि ये सभी ढांचे डेविल गैंग के लोगों के ही हैं। और उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े जंगल में वो ये कैसे पता लगाएं कि आखिर इन सब के साथ हुआ क्या था। अपने बेटे की बात सुनकर संजीत रॉय हंसने लगा था। रिवांश ने कहा कि पिताजी, आपको क्या हुआ? संजीत रॉय ने कहा कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, जो उसके सामने आएगा उसका यही हाल होगा। रिवांश को अपने पिताजी की बात समझ में नहीं आई थी। उसने कहा कि पापा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? संजीत रॉय ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम इस मैटर से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि मैंने अभी जिसकी बात की, अगर उसके सामने 1000 आदमी भी आ जाए तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें आगे जाकर पता लगेगा कि ये सब उसे लड़की को क्यों तलाश कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि जैसे डेविल गैंग का सफाया हुआ था, ऐसे ही उसका बड़ा भाई भी मारा जाएगा और वो सभी कुछ नहीं कर पाएंगे। रिवांश ने कहा, पापा, आखिर वह लड़की कौन है जिससे ये सभी बड़े आदमी तलाश कर रहे हैं? और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो भी उसके सामने आएगा वह मारा जाएगा? रिवांश की बात सुनकर संजीत रॉय हंसने लगा। उसने अपने बेटे से कहा कि इस बारे में जानने के लिए अभी तो मैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम यहां से जाओ और आज के बाद इस एक्सपेरिमेंट लैब में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से कहता रहा हूं कि तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है, फिर भी तुम जबरदस्ती आ जाते हो। अब तुम यहां से जा सकते हो कि मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। रिवांश उस लड़की के बारे में सोचता हुआ वहां से निकल गया। पूर्वी इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि ये सभी लोग तालियां किस खुशी में बजा रहे हैं। शिवम अभी तक अपनी शूटिंग से नहीं आया था। अभी शाम के 8 ही बजे हुए थे। सभी लोग पूर्वी के पास आ गए थे और उसे हर तरफ से घेर लिया था। वो सभी पूर्वी को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसका फेस शिवम से बहुत रहा था, मिल रहा था। तभी रेखा जी आगे की तरफ आई। उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा हुआ था। पूर्वी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन पूर्वी का ध्यान तो सिर्फ डॉक्टर अनीता पर ही था। उसने अपने आप से ही कहा कि ये डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रही है और ये सब चल क्या रहा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। रेखा जी ने पूर्वी के पास आते ही कहा, बेटी तुम कैसी हो? पूर्वी ने कहा, आंटी जी मैं तो ठीक हूँ, पर आप रो क्यों रही हो? रेखा जी ने कहा कि जिसकी छोटी सी बच्ची 20 साल से उससे दूर है और वो एकदम से उसके सामने आ जाए तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी, तुम ही बताओ। ये सुनकर पूर्वी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी दृष्टि ने पूर्वी से कहा कि यह आपकी मोम? पूर्वी ने अटकते हुए कहा कि आप सच बोल रही हो, क्या ये ही मेरी मोम है? तभी रेखा जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फोटो पूर्वी के हाथों में रख दी। उस फोटो को देखकर पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उस फोटो में उसके पापा और सामने खड़ी हुई औरत थी, जिन्हें देखकर साफ साफ लग रहा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। ये देखकर पूर्वी जल्दी से अपनी माँ के गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, मॉम, आप भी मुझे डैड की तरह भूल तो नहीं गई? रेखा जी ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, अब तो मैं तुम्हें अपने से दूर ही नहीं जाने दूंगी, तो भूलने की बात तो तुम छोड़ दो। उसके बाद रेखा जी ने एक एक करके सभी से पूर्वी को मिलवाया। डॉक्टर अनीता से मिलवाकर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन अनीता है। अपनी फैमिली को देखकर पूर्वी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पूर्वी सबसे मिल चुकी थी, पर अभी वह अपने दोनों भाई शिवम और रुद्र से नहीं मिली थी। उसने रेखा जी से कहा, मॉम, रुद्र भाई कहाँ पर है? वो मुझसे मिलने नहीं आए? क्या वो अभी भी मुझसे नाराज है? और मेरा एक भाई और है, उनका नाम शिवम है। अगर वो दोनों मुझसे नाराज है और मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती।
और उनका नाराज होना भी जायज है, क्योंकि मेरी वजह से ही उनको पापा से दूर रहना पड़ा। रेखा जी ने कहा, पागल बच्ची, तुम कुछ भी सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेखा जी ने पूर्वी से कहा, जिसके साथ तुम आई हो क्या तुम उसे जानती हो? पूर्वी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मोम, वही तो है जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, उनका नाम RSR है। रेखा जी ने आगे कहा, क्या तुम्हें RSR की फुल फॉर्म पता है? पूर्वी ने ना में सिर हिला दिया। रेखा जी ने उससे कहा, RSR का मतलब है रुद्र सिंह रायजादा। ये सुनकर पूर्वी अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। आखिर कैसा होगा पूर्वी का रिएक्शन जब उसका सामना शिवम से होगा? आखिर ये डेविल गैंग के लीडर का बड़ा भाई कौन है? क्या मिस क्वीन पर कोई मुसीबत आने वाली है? और क्या होगा जब उन लोगों को पता चलेगा कि पूर्वी अपनी फैमिली में वापस आ चुकी है, जो पूर्वी और प्रवेश को उसकी फैमिली से दूर रखना चाहते थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। एक बूढ़ा आदमी जो एक रोल्स रॉयस कार में बैठा हुआ था, उसके साथ 50 से ज्यादा एक्सपर्ट आदमी थे, जिसमें से 20 लोग तो ग्रैंड मास्टर लेवल पर थे और बाकी लोग 9th स्टार मास्टर थे, जो सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल से एक कदम है दूर थे। पर ये एक कदम का सफर ही बहुत कठिन होता था। वो सभी दिल्ली के बाहर से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उस बुढ़े की आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे कि वो दिल्ली को ही आग लगाने के लिए निकला हो। एक बड़े से लग्जरी क्लब में 4 बूढ़े बैठे हुए थे, जो कि एक आइलैंड पर था। वो सभी आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, संजीत रॉय का एक्सपेरिमेंट कहां तक पहुंचा? दूसरे बूढ़े ने कहा कि उसका एक्सपेरिमेंट 80% तक पूरा हो चुका है, बस अब उस 80% सीरम पर टेस्ट हो रहा। ये लास्ट स्टेप ही रह रहा है जिस पर वो इतने दिनों से काम कर रहा है। एक और बूढ़े ने कहा, अगर वो लड़की हमें मिल जाती तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उस लड़की की माँ बाप तो इस दुनिया से चलेगी, पर हमें टेंशन दे गए। उस रात उन्होंने हमारी एक्सपेरिमेंट लैब को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो आज आम देश के सबसे स्ट्रांग और पावरफुल होते कि हमारे सामने डार्क डेविल भी नहीं टिक पाता। तभी एक और बूढ़े ने कहा, तुम्हें उस शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए। अभी तक हम उस लड़की के बारे में तो कुछ पता नहीं लगा पाए और तुमने उस शैतान का नाम और ले लिया। तुम जानते हो ना कि उसने गिलबर्ट के साथ क्या किया था। आज भी वो बेवकूफ अंधेरे में निकलने से डरता है। तुम्हें पता है उसके मैंसन में उस घटना के बाद 1 सेकंड के लिए भी लाइट बंद नहीं हुई है। मैंने उससे जानने की भी कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उस दिन ये बहुत अच्छा हुआ कि वो डेविल उस दिन मर गया, नहीं तो अब तक तुम चारों में से कोई जिंदा नहीं बच पाता। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया था। उस बूढ़े ने आगे कहा, मैंने उससे पूछा भी था, अरे तुम बताओगे ही नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। गिलबर्ट ने कहा, मैं उस घटना को भूल चुका हूं, आप भी भूल जाओ। बाकी तीनों बूढ़े उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उसे चौथे बूढ़े ने कहा, हंस लो तुम सभी मेरे बेटे की हालत पर। वो इससे दर्द को ऐसे लिए अपने दिल में छुपाए बैठा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उस घटना की वजह से मुझे भी तकलीफ हो। अगर वो डार्क डेविल नहीं मरा होता तो अब तक मैं उसे अपने हाथों से मार चुका होता। उस बूढ़े का नाम एल्वास था, जो उन 3 इंडियन बूढ़ों का दोस्त था और गिलबर्ट का पिता था। जब उसके बेटे पर डार्क डेविल ने अटैक किया था तो वह बूढ़ा वहां पर नहीं था, नहीं तो वह खुद डार्क डेविल को अपने हाथों से मारता। अब भी वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और एक बूढ़े के गले लगते हुए बोला, दादाजी, हमें पता चल गया कि डेविल टैंक के आदमियों को किसने मारा था। ये सुनकर तो उन चारों बूढ़ों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उस आदमी ने कहा कि मास्टर, उन लोगों को एक फॉरेस्ट में मारा गया है। डेविल गैंग के लीडर का बड़ा भाई आज अपने साथ एकेडमी के सभी मास्टर और ग्रैंड मास्टर को लेकर उस फॉरेस्ट की तरफ गए हैं जहां पर उन सभी लोगों को मारा गया था। लेकिन मुझे हमारे एक इन्वेस्टिगेटर से पता चला है कि उन सभी लोगों को मिस क्वीन ने मारा है। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अब ये मिस क्वीन कौन है। तभी दूसरे बुढ़े ने कहा, इस कुंदन सिंह को पहले ये बताओ कि मिस क्वीन कौन है। हम इससे 1000 बार कहते हैं कि सभी देशों की इंपॉर्टेंट खबरों पर ध्यान दिया करो, पर इसे फुर्सत कहां पर है जो ये अपने आसपास की खबरों पर सोच विचार कर सके। तुम्हें नहीं पता कि आज से 10 साल पहले मिस क्वीन ने क्या किया था। चलो 10 साल की बातों को छोड़ो, वो कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई है।
पर तुम्हें लंदन की वो घटना तो याद होगी जिसमें रिचर्ड और उसके आदमी मारे गए थे, और उन सबको मारने वाली एक लड़की थी जिसका नाम मिस क्वीन था। कुंदन सिंह ने कहा, हाँ मुझे कुछ कुछ याद आया, ये रिचर्ड भाई था ना, जो पूरे लंदन के माफिया पर कब्जा करना चाहता था और उसने द लोटस पैलेस पर अटैक कर दिया था। कुंदन सिंह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। कुंदन सिंह ने आगे कहा कि अभी मेरी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि मैं ये पता नहीं लगा सकूं कि मेरे आसपास के देशों में क्या चल रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लंदन की मिस क्वीन दिल्ली में क्या कर रही थी और वो डेविल गैंग उससे कैसे टकरा गई। क्या डेविल गैंग में ऐसा कोई नहीं था जो उस लड़की को मार सके? तभी मिस्टर एल्वास ने कहा, तुम्हें वो ब्लैक ड्रैगन की लाइव फुटेज याद नहीं है जिसमें मिस क्वीन और ब्लैक ड्रैगन ने RSR मेंशन में इतने लोगों को मारा था? तभी उनमें से एक सीनियर बुढ़े ने कहा कि कल सभी लोगों की मीटिंग बुलाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। ये सीनियर बूढ़ा उन बचे हुए दुश्मनों में से एक था जो उन सबों का लीडर था। वहां पर बैठे सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो सब वहां से चले गए। वहीं RSR मैंसन में जब पूर्वी को RSR की सच्चाई पता चली थी तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसे एकदम याद आ गया कि पापा ने उसको देखकर रुद्र बेटा क्यों कहा था। इसका मतलब कि वो मॉस्क में भी अपने बेटे को पहचान गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अब उसकी फैमिली इतनी पावरफुल हो गई है, क्योंकि वह RSR के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थी। तभी रेखा ने दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है तुम्हारी भाभी दृष्टि जो रुद्र की वाइफ है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। अपने भाई को सामने देखकर पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसने अपने पापा की डायरी में सबसे ज्यादा जो नाम देखा था वह रुद्र रायजादा था। पूर्वी को ऐसे रोते हुए देखकर इस बार RSR पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने जाकर अपनी बहन को गले से लगा लिया। पूर्वी अपने छोटे छोटे हाथों से मुख्य बनाकर उसकी छाती में मारने लगी। उसने कहा, आपको बस स्टैंड पर ही पता चल गया था ना कि मैं आपकी छोटी बहन हूं, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। RSR ने कहा, उस टाइम तुम सच सुनने की हालत में नहीं थी और न ही मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता था। जब तुमने हॉस्पिटल में मुझे सारी सच्चाई बताई तब जाकर मुझे पता चला कि हमारी एंजल अभी भी जिंदा है। पूर्वी ने रोते हुए कहा, अगर आपको जब पता चला गया था तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? RSR ने कहा, पागल बच्ची, अगर मैं तुम्हें उस टाइम पर सच बता देता तो मैं इस इतने बड़े सरप्राइज को वेस्ट कर देता। पूर्वी ने सोचा कि उसका भाई सच कह रहा है। उसने RSR को टाइट से हग कर लिया, जैसे कि वो इस बात से डर रही हो कि कहीं ये लोग उसे फिर से अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। RSR ने कहा, अब तुमको हमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी प्यारी एंजल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही उन लोगों की जिसने मेरी फैमिली को इतना दुख पहुंचा रहा है, उन्हें तो नरक में रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बोलकर RSR ने अपनी मुट्ठी गुस्से से कस ली थी। उसके बाद पूर्वी सभी से मिली। हिमांशी, अक्षिता, नायरा, शिवानी, कीर्ति, सोनाक्षी बुआ, दादाजी, नैन्सी, इतनी बड़ी फैमिली को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी किसी ने उसके पैर को खींचा। पूर्वी ने नीचे देखा तो एक क्यूट सी बच्ची अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधकर उसे घूर रही थी। पूर्वी ने कहा, कितनी क्यूट बच्ची है। और जैसे ही पूर्वी उसका गाल टच करने को हुई, उसने कहा, पापा की एंजल बस में हूं, वो मेरी जगह किसी और को नहीं दे सकते। RSR को समझ आ गया था कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो कि उसने पूर्वी को एंजल कहा। अब वो अपनी क्यूट सी एंजल को कैसे समझाए, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी देवांशी ने कहा, मुझे पता है आप दिखने में शिवम चाचू की जैसी हो, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूं, पर पापा की एंजल तो मैं ही हूं। दृष्टि ने कहा, बेटा ये तो रॉन्ग मैनर्स है ना। देवांशी ने कहा, मोम पापा अब नई एंजल लेकर आ गए हैं, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? तभी RSR ने अपना मास्क हटाया और कान पकड़कर देवांशी के सामने घुटनों पर बैठ गया। रुद्र ने देवांशी से कहा, माई एंजल सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी वहां पर देवांश और शौर्य दोनों आ गए। उन दोनों ने कहा, पापा हमारी एंजल को किसने परेशान किया? इन छोटे से बच्चों को देवांशी की इतनी केयर करता देखकर पूर्वी के अलावा किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या आज की RSR की गलती की वजह से तीनों बच्चे पूर्वी से गुस्सा हो जाएंगे?
और वो बूढ़ा आदमी अपने लोगों को लेकर फॉरेस्ट में क्यों जा रहा था? क्या होगा जब पूर्वी का सामना शिवम से होगा? और वो 4 बूढ़े कौन थे जो इतनी गहरी चर्चा में बिजी थे? आखिर वो सभी दृष्टि को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइस फॉलो माय यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उस सीनियर बूढ़े का नाम था समाधान सूर्यवंशी। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसके बुजुर्ग साथी भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, समाधान क्या बात है? तुम आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। समाधान सूर्यवंशी ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। एक तो उस डेविल गैंग के सारे आदमी गायब है और ऊपर से हमें अभी तक ये पता नहीं लगा है कि आखिर वह लड़की कहाँ है। अब मैं अपने उस आदमी की बातों से इतना तो जान चुका हूं कि वो लड़की RSR मैनसन में ही है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि RSR पर हाथ डालने का मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन से टकराना। और तुम सब तो उसे ब्लैक ड्रैगन की पावर जानते ही हो। क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? मतलब मेरा कहने का ये है कि हम उस लड़की के बारे में भी जानकारी निकाल लें और RSR को इस मामले में खबर तक भी ना हो। तभी एक बूढ़े ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मैंने सुना है कि RSR की मर्जी के बिना उस मैंसन में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, और तुम उस मेंशन में से एक लड़की की जानकारी निकलवाने की बात कह रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि पानी में जाकर मगरमच्छ को हाथ लगाकर वापस आना है। भला ऐसा कौन कर सकता है? सीनियर बुजुर्ग ने कहा, एक आदमी है जिसे मैं जानता हूं और वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उन सभी बूढ़े आदमियों को समझ में नहीं आया कि मिस्टर समाधान सूर्यवंशी आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी समाधान ने बोला कि तुमने मिस्टर फ्रॉड का नाम सुना है। सभी बूढ़ों ने हाँ में सिर हिला दिया और उन्होंने कहा कि ये वही लड़का है ना जिसे छोटी सी उम्र में चाइना के प्रेसिडेंट की जेब में सेंध लगा दी थी। इस लड़के ने अच्छे अच्छे रईसों को घुटनों पर ला दिया था। तुम्हें पता है, मुझे एक बात का पता चला है कि उसकी छोटी सिस्टर RSR की वजह से पागल हो चुकी है। अब वो लड़का RSR से अपनी बहन की हालत का बदला लेना चाहता है। गिलबर्ट के पिताजी ने पूछा, आखिर तुम्हें इस लड़के के बारे में पता कैसे चला? समाधान सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों से वो लड़का मेरे साथ ही काम करता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। लेकिन उस लड़के से मुझे एक ऐसी बात पता चली है जिसको सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पहले तो मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस बेवकूफी के चलते डेविल गैंग खत्म हो गई। अगर डेविल गैंग का वो लीडर हमें उस लड़की के बारे में कुछ बता देता तो शायद आज वो इस दुनिया में जिंदा रहता, क्योंकि उसने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की थी कि वह अकेला उसे लड़की की तलाश में निकल गया था। और अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मिस्टर RSR की शादी हो चुकी है और जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उसका नाम दृष्टि है। अभी तक मिस्टर फ्रॉड को सिर्फ इतना ही पता चल पाया है। ये बात सुनकर सभी बूढ़े शॉक्ड हो गए थे। मिस्टर सूर्यवंशी ने आगे कहा, और मुझे लगता है कि यह लड़की वही है जिसे हम इतने सालों से तलाश कर रहे हैं। ये उन बूढ़ों को दूसरा झटका लगा था। उन सभी का गला सूख गया था। उसमें से एक बूढ़े ने कहा, जिसका नाम कुंदन सिंह था, क्या हमें आज ही अटैक से मारने का इरादा है? भाई सूर्यवंशी, अब हम पहले की तरह जवान नहीं रहे जो इतनी बड़ी खबरों को इतने आराम से सुन लेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे सीने में दर्द होने लगा था। सभी उसकी बात से एग्री थे क्योंकि ये बातें ही इतनी डेंजर थी। उन सभी लोगों ने समाधान सूर्यवंशी से कहा कि हम अपने लेवल पर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जैसे ही उस लड़की के बारे में हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आप देख लेना कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद सभी उठकर वहां से अपने अपने मैंसन के लिए निकल गए। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जो डेविल गैंग के लीडर का बड़ा भाई था, उस फॉरेस्ट के पास पहुंच चुका था। अब उसे सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही वह उस फॉरेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। उसने दिल्ली के बाहर की तरफ ही एक 5 स्टार होटल बुक किया और अपने सारे आदमियों के साथ वहीं रुक गया। RSR मैंसन में पूर्वी ने अपने दोनों कान पकड़कर देवांशी से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी माय एंजल। पूर्वी के मुंह से अपना नाम एंजल सुनकर देवांशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने क्यूट सी आवाज में कहा, देवांशी ने आपको माफ कर दिया है क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि इस घर की एंजल सिर्फ मैं हूं।
RSR ने देवांशी को अपनी गोद में लेकर कहा, बेटी, ये तुम्हारी छोटी बुआ जी है और मैंने गलती से इन्हें एंजल बोल दिया था। इसके लिए आई एम सॉरी, पर इसमें बुआ जी की तो कोई गलती नहीं थी, आपको तो उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। देवांशी अपनी पलकों को ऐसे झपका रही थी जैसे कि उसे सब कुछ समझ आ गया हो। देवांशी ने पूर्वी से कहा, सॉरी बुआ जी, अब मैं किसी से नाराज नहीं हूं। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, क्यूटी पाई कहां पर हो? चाचू तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई लेकर आए हैं। अपने चाचू की आवाज सुनकर देवांशी के फेस पर बहुत क्यूट सी स्माइल आ गई। RSR ने उसे अपनी गोद में से उतार दिया। वो तेज स्पीड में दौड़कर शिवम के पास चली गई। शिवम मैनसन को देखकर सोच रहा था कि आज ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके लिए मैनसन को इतना सजाया गया है। फैमिली को पता था कि शिवम कल आने वाला था, इसलिए किसी ने उसको फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। वो तो यही सोच रहे थे कि शिवम को किसी ने पूर्वी के बारे में सब कुछ बता दिया है जो वह इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया। पर उन्हें क्या पता था कि शिवम अपनी क्यूटी पाई को सरप्राइज देना चाहता था। शिवम ने सबसे पहले अपनी क्यूटी पाई को गोद में उठाया। उसके पीछे असिस्टेंट प्रेम भी आ रहा था, जिसके हाथ में 2 बड़े बड़े रसमलाई के बॉक्स थे। उसने अपनी क्यूटी पाई से कहा कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? देवांशी ने मुस्कुराते हुए अपने चाचू से कहा कि मुझे आपकी याद क्यों आएगी? ये सुनकर शिवम का फेस उतर गया। तभी देवांशी ने कहा, बुद्धू, चाचू में याद तो उन्हें किया जाता है जिन्न को हम भूल जाते हैं, और मैं तो आपको कभी भूलती ही नहीं हूं। देवांशी अभी सिर्फ 2.5 साल की हुई थी, पर उसकी बातें ऐसी थीं जैसे कि 10 साल का बच्चा बातें करता है। देवांशी की बातें सुनकर शिवम ने उसको टाइट हग कर लिया। देवांशी ने एक्टिंग करते हुए कहा, ओ हो चाचू, इस छोटी सी जान को मारने का इरादा है क्या? अपनी क्यूटी पाई से बात करते हुए शिवम सभी के पास पहुंच गया था। अभी तक उसकी नजर पूर्वी पर नहीं पड़ी थी। उसने सभी से पूछा कि आज घर में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें मुझे इनवाइट नहीं किया गया। तभी दृष्टि उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले गई। दृष्टि ने दीवान सिंह से कहा, बेटा, मुझे चाचू के साथ कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम अभी शौर्य और देवांश के साथ खेलो। तभी हर्ष ने कहा, मामी, इसे मुझे दो, मैं और हर्षिता इन तीनों के साथ खेलेंगे। दृष्टि देवांशी को नीचे उतार देती हैं। वो सभी बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। नैन्सी और अक्षिता दोनों के बच्चे 1-1 साल के हो गए थे, इसीलिए हार और हर्षिता सभी बच्चों के साथ मिलकर उनके पास जाकर खेलने लगे थे। दृष्टि ने शिवम को सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। शिवम सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, भाभी, मुझे अब भी अपनी छोटी बहन से मिलना है। दृष्टि ने कहा, वो भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। शिवम जल्दी से दौड़कर बाहर गया। उसने देखा कि उसके सामने एक 20 साल के आसपास की लड़की खड़ी हुई है, जिसका फेस उसे हुबहू मिलता है। शिवम ने दौड़कर पूर्वी को अपने गले से लगा लिया और कहा, क्या तुम पहले हमारे पास नहीं आ सकती थी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? पूर्वी ने कहा, भाई, आपका नाम शिवम है ना? कॉलेज में कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि तुम्हारा फेस बिल्कुल सुपरस्टार शिवम से मिलता है, पर कहां वो सुपरस्टार और कहां तुम चीप क्लास लड़की। पर मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था जिसमें मैं आपको देख सकूं, और न ही मेरी कोई फ्रेंड थी, क्योंकि उस कॉलेज में सभी एलिट फैमिली के बच्चे पढ़ते थे जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। शिवम ने कहा, पगली, तुझे इतना टॉलरेट करने की क्या जरूरत थी? छोड़ो ये सब बातें, पहले ये बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? आज तो पूर्वी के अलावा दृष्टि, रुद्र, आरव और आदित्य सभी ने कुछ भी नहीं खाया था। RSR ने कहा, हम दोनों कपड़े चेंज करके आते हैं, उसके बाद डिनर स्टार्ट करते हैं। RSR और दृष्टि दोनों अपने रूम की तरफ चले गए। आखिर समाधान सूर्यवंशी या करना चाहता है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या है? क्या वो और उसके आदमी कभी दृष्टि तक पहुंच पाएंगे? मिस्टर फरॉड RSR के साथ क्या करना चाहता था? कहीं मिस्टर फ्रॉड दृष्टि को तो चोट पहुंचाने वाला नहीं था, क्योंकि अगर दृष्टि को कुछ भी हो जाता है तो RSR के लिए इससे बुरा क्या होगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन